नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल जीके ट्रैक्स जर्नी पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बायोलॉजी के क्वेश्चन देखेंगे जो कि वन दरोगा भर्ती परीक्षाएं तो बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज की ये क्लास हमारी बायोलॉजी की तीसरी है। 2 क्लास हम पहले कर चुके हैं। जिन्होंने वह क्लास नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज यील्ड भोजपत्र। निम्न में से किस वृक्ष से भोजन पत्र प्राप्त होता है, यानी भोजपत्र भी जिसे हम कहते हैं। रोडोडेंड्रॉन, हिमालय बर्च, पॉपुलर, ओक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा हिमालयन बर्च जो होता है। स्पेशली भोजपत्र यानी भोजन पत्र के लिए जाने जाते हैं, इनसे हम प्राप्त करते हैं। तो आइए जान लेते हैं। बेतुला यूटिलिस, जिसे आमतौर पर हिमालयन बर्च कहा जाता है, हिमालय के समशीतोष्ण पर्वतीय जंगलों का मूल निवासी है। इसके छाल से भोजन पत्र का निर्माण किया जाता है। प्राचीन समय में मनुष्य लिखने के लिए इनका प्रयोग करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, अल्फांसो इज अ वेराइटी ऑफ। अल्फांसो एक प्रजाति है केले की, सेब की, आम की, अमरूद की। तो दोस्तों, ये जो अल्फांसो है हमारी आम की एक प्रजाति है। तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं। अल्फांसो भारत का सबसे खास किस्म का आम है। इसे हापुस स्वर्गबूटी भी कहा जाता है। आम मिठास, सुगंध और स्वाद के लिए आमों की सबसे अच्छी किस्मों में से एक माना जाता है। पकने के बाद इसे लगभग 1 सप्ताह तक रखा जा सकता है। इसका यह गुण इसके निर्यात को सुगम बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, आउटर कवरिंग ऑफ वायरस विच इज मेड ऑफ प्रोटीन इज नोन एज। विषाणु की बाह्य परत जो प्रोटीन से निर्मित होती है कहलाती है कैप्सिड, कोट, वायरियन, वायराइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कैप्सिड। जो विषाणु की बाह्य परत होती है जो प्रोटीन से निर्मित होती है कैप्सिड कहलाती है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। विषाणु की बाह्य परत कैप्सिड नामक प्रोटीन की बनी होती है। विषाणु की खोज दिमित्री इवानोवस्की ने तंबाकू के मोजेक रोग के रोगाणु के रूप में की, जिसे वायरस नाम दिया। वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ आरएनए या डीएनए हो सकता है। प्रोटीन के आवरण को कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड को संरक्षित करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, चिलगोजा है आवृतबीजी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, अनावृत बीजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अनावृत बीजी। चिलगोजा जो है हमारा अनावृत बीजी है। चिलगोजा एक अनावृत बीजी पादप का बीज है। इसका वानस्पतिक नाम पाइनस जिरार्डियाना है। चिलगोजा का उपयोग मेवे के रूप में औषधि उपयोग में भी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, द जिंजर इज अ, अदरक है एक बल्ब, राइजोम, ट्यूबर, परिवर्तित जड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अदरक जो है हमारा एक राइजोम के रूप में कह सकते हैं। आइए जान लेते हैं। अदरक एक तना है क्योंकि इसमें गांठें व अंतर ग्रंथियां होती है। यह एक प्रकंद यानी कि राइजोम है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, द मोस्ट एडवांस ऑर्डर इन जिम्नोस्पर्म इज। अनावृत बीजी का सबसे विकसित गण है साइकेडल्स, कॉनिफेरल्स, निटेला, टेक्सेल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, निटेल्स। इनके बारे में जान लेते हैं। अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म बीजीय पौधों का यह एक सब फाइलम है जिसके अंतर्गत नग्न बीजीय पौधे आते हैं। अर्थात बीजांड तथा उनके विकसित बीज किसी खोल या फल में बंद नहीं होते हैं। अनावृत बीजी का सबसे विकसित गण निटेल्स होता है जिसमें केवल 3 जेनरा एफेड्रा, एनेंटम, वेलवेट्सिया शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोड्यूस वॉज। पहला ट्रांसजेनिक उत्पादित पौधा था मकई यानी कि मक्का, चावल, तंबाकू, कपास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा तंबाकू जो है हमारा फर्स्ट
ट्रांसजेनिक उत्पादित पौधा था। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। दुनिया की पहली आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल तंबाकू का पौधा है, जिसका उत्पादन 1982 में हुआ था। यह पौधा एंटीबायोटिक प्रतिरोधी था। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज द सोर्स ऑफ हीरोइन एंड नार्कोटिक्स ड्रग। निम्न में से कौन सा पादप हीरोइन एक अचेतनात्मक दवा का स्रोत है? भांग, इफेड्रा, पॉपी, गुलाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, पॉपी जो है हमारा एक अचेतनात्मक दवा का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज मेन सोर्स ऑफ बायोडीजल। निम्न में से कौन सा पादप बायोडीजल का मुख्य स्रोत है? लेंटाना, सरसों, जेट्रोफा, कीवी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा जेट्रोफा जो है हमारा बायोडीजल का सोर्स है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। जेट्रोफा बायोडीजल का मुख्य स्रोत है। यह लगभग 175 प्रजाति की वनस्पति का समूह है, जिसमें झाड़ियां और पौधे सम्मिलित होते हैं। इसमें प्राप्त होने वाले बीजों में 20 से 30% जल निकाला जा सकता है, जो वाहनों को चलाने, बिजली पैदा करने में प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए इसे बायोडीजल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट्स टर्मरिक इज ऑब्टेन्ड। पौधों के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है? जड़ से, तने से, पत्ती से, फूल से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा हल्दी जो है हम तने से प्राप्त करते हैं, यानी स्टेम से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं पहले। हल्दी यानी कि टर्मरिक भारतीय वनस्पति है। यह अदरक की प्रजाति का 5 से 6 फुट तक बढ़ने वाला पौधा है। इसके तने से हल्दी प्राप्त होती है। आयुर्वेद में हल्दी को एक महत्वपूर्ण औषधि कहा गया है। इसका अंग्रेजी नाम टर्मरिक, लैटिन नाम ककुरमा लॉन्ग, पारिवारिक नाम जिंजीबर इत्यादि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, देयर आर 16 क्रोमोसोम्स इन अ लीफ ऑफ जिम्नोस्पर्म। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स वुड ऑकर इन एंडोस्पर्म। एक अनावृत बीजी की पत्ती में 16 गुणसूत्र है। इसके भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होंगे? 8, 32, 64, 24। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 8, यानी कि 8 गुणसूत्र जो है इसके भ्रूणपोष में पाए जाएंगे। ये जान लेते हैं। यदि एक अनावृतबीजी की पत्ती 16 गुणसूत्र है तो उसके भ्रूणपोष में 8 गुणसूत्र होंगे। अनावृतबीजी पत्ती द्विगुणित होती है और भ्रूणपोष अगुणित होता है। अनावृत पत्ती 2n इज इक्वल टू 16, तो भ्रूण हमारा हो जाएगा n इक्वल टू 80। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है? गुर्दा द्वारा, हृदय द्वारा, यकृत द्वारा, अग्नाशय द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अग्नाशय द्वारा जो है हमारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। इंसुलिन अग्नाशय यानी पेंक्रियाज के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की द्विकाओं की बीटा कोशिकाओं से प्रभावित होने वाला हार्मोन है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक पेप्टाइड हार्मोन है, जिनकी रचना 51 अमीनो अम्ल से होती है। यह शरीर में ग्लूकोज उपापचय को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, लवणीय जल उगने वाले पौधे कहलाते हैं, यानी लवणीय जल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं हाइड्रोफाइट्स, मेसोफाइट्स, हेलोफाइट्स, थैलोफाइट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, हेलोफाइट्स। पौधे हम उन्हें कहते हैं जो लवणीय जल यानी नमकीन जल में उगते हैं। लवण मृदोभिद यानी हेलोफाइट्स उन पादपों को कहते हैं जो उच्च लवणयुक्त जल में पैदा होते हैं। यह पौधे लवणयुक्त जल में ही विकास कर पाते हैं। साल्ट मार्श घास एक इसका उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, वन ऑफ द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड पेट्रियोडिफाइट्स इज। बायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में दोनों का एक वैनिष्ट गुण है। संवहन तंतु की उपस्थिति, थैलेट पादप का है, भ्रूण निर्माण, हेपेलाइट पादप का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, भ्रूण निर्माण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट दोनों में एक उभयनिष्ठ गुण भ्रूण का निर्माण है। ब्रायोफाइटा भ्रूण बनाने वाले पौधों का सबसे साधारण व आद्य समूह है। टेरिडोफाइट्स पौधे बीजाणुविद होते हैं, जिसमें जड़, तना एवं पत्ते पाए जाते हैं। इनमें बीजाणुधानियों में उत्पन्न होते हैं। इनमें निषेचन के बाद भ्रूण निर्माण होता है, जैसे फर्न। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, रेड रस्ट डिसीज ऑफ टी इज एन।
चाय का लाल कीट रोग है, कवक रोग, शैवाल रोग, जीवाणु रोग, विषाणु रोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, शैवाल रोग। जो चाय का लाल कीट रोग होता है, शैवाल रोग होता है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। चाय का लाल कीट रोग शैवाल रोग है, जो सेफुलोरोस जाति के शैवाल के कारण होता है। यह एक परजीवी हरी शैवाल है। इस रोग में चाय की पत्तियों पर गोलाकार क्षेत्र में जंग जैसे निशान बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, पादपों द्वारा वायुमंडल में जल परिवर्तन की प्रक्रिया कहलाती है? संघनन, अवक्षेपण, बहना, वाष्पोत्सर्जन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा वाष्पो उत्सर्जन। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन पौधों द्वारा जल का वाष्प के रूप में परिवर्तन तथा इससे उत्पन्न क्षति मुख्यतः वह यह पत्तियों पर पाए जाने वाले रंध्रों से होता है। वाष्पोत्सर्जन में पानी का वाष्प बनकर उड़ने के अलावा ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान भी पत्तियों में छोटे छिद्रों, जिन्हें रंध्र कहते हैं, के द्वारा होता है। सामान्यतः ये रंध्र दिन में खुलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, सूरजमुखी के पौधों के बीज में होता है। जो सूरजमुखी के पौधे हैं उसके बीजों में क्या होता है? क्षारोद यानी अल्कलाइड्स, तेल, डाइस, क्रिस्टल यानी रे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, सूरजमुखी के जो पौधे के बीज होते हैं उसमें जो है हमारा ऑयल यानी तेल पाया जाता है। आइए इनके बारे में जान लेते हैं। सूरजमुखी वानस्पतिक नाम इसका जो है हमारा हेलियनाथस एनस है। अमेरिका के देशज वार्षिक पौधे हैं। यह अनेक देशों के भागों में पाया जाता है। इस पौधे का फूल की पंखुड़ियों पीले रंग की होती है और मध्य में भूरे पीत यानी नीलोहित या किसी वर्ण संकर पौधों में काला चक्र रहता है। चक्र में ही चिपटे काले बीज रहते हैं। बीज से ही उत्कृष्ट कोटि का खाद्य तेल प्राप्त होता है। भारत में पहली बार सूरजमुखी की खेती 1969 में उत्तराखंड के पंतनगर में की गई थी। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आयोग इस क्वेश्चन को जरूर पूछ सकता है। यह फसल खरीफ, रबी और जायद तीनों ऋतुओं में उगा सकते हैं। ये हमारी जो है सूरजमुखी जो है रबी और जायद तीनों ऋतुओं में, खरीफ, रबी, खरीफ और जायद, तीनों जो ऋतुएं होती है फसल उगाने की उसमें उगाई जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो सूरजमुखी की फसल है ये कौन सी फसल है। तो ऑप्शन में तीनों भी दिए हो सकते हैं, एक दो भी दिए हो सकते हैं, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इनमें जो है सूरजमुखी की जो फसल होती है हमारी तीनों फसलों के अंतर्गत आती है, जायद, खरीफ और रबी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तीन परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? मिट्टी, पानी, ऑक्सीजन का होना, पानी उचित तापमान और ऑक्सीजन का होना, उचित तापमान ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का होना, तापमान ऑक्सीजन प्रकाश का होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, पानी भी होना चाहिए, उचित तापमान भी होना चाहिए, ऑक्सीजन भी होनी चाहिए। एक बीज के अंकुरित होने के लिए पानी, उचित तापमान तथा ऑक्सीजन सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, निम्न पोषक तत्वों में से कौन सा पौधों द्वारा सबसे कम मात्रा में लिया जाता है? कैल्शियम, पोटेशियम, जस्ता, गंधक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा जस्ता जो है पौधों द्वारा सबसे कम मात्रा में लिया जाता है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। पौधों की वृद्धि के लिए 16 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 10 तत्व दीर्घ मात्रिक तथा 6 तत्व लघु मात्रिक है। इनमें से किसी एक की भी कमी से पौधे का पूर्ण विकास नहीं हो पाता। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रेट, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर तथा आयरन दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व है, जबकि जिंक या जस्ता, कॉपर, मैग्नीज, बोरान, मोलिब्डेनम, क्लोरीन लघु या टेट्रा तत्व कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, निम्न में कौन सा पौधों की जड़ों का एक कार्य नहीं है? प्रकाश संश्लेषण, जल का अवशोषण, पोषक तत्वों का अवशोषण, पौधों का सारा प्रदान करना। तो पौधों को सारा प्रदान करना भी होता है, पोषक तत्वों का अवशोषण भी जड़ों का मुख्य कार्य है। जल का अवशोषण तो है ही मुख्य कार्य। प्रकाश संश्लेषण जो है पत्तियों द्वारा किया जाता है, ये पत्तियों द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश संश्लेषण जो है इसका कार्य नहीं है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है। पौधों का वह भाग जो बीजों को अंकुरण के समय मूलांकुर से बनता है और प्रकाश के विपरीत लेकिन जल एवं भूमि की ओर बढ़ता है,
जड़ कहलाता है। जड़ जमीन से खनिज लवण एवं जल अवशोषित करती है। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पादप सूर्य के प्रकाश, पर्णरहित कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का उपयोग खाद्य संश्लेषित करने के लिए करते हैं। प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण है जो कि है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, पौधों में गंधक की कमी के लक्षण सर्वप्रथम प्रकट होते हैं निचली पत्तियों पर, निचली व मध्य पत्तियों पर, मध्य की पत्तियों पर, ऊपरी पत्तियों पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, गंधक की कमी जो है ऊपरी पत्तियों पर हमें दिखाई देती है। आइए जानते हैं कैसे। पौधों में गंधक यानी कि सल्फर की कमी के लक्षण सर्वप्रथम नई पत्तियों यानी ऊपरी पत्तियों पर प्रकट होते हैं। गंधक की कमी से नई पत्तियों के किनारे से पीली पड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को कहते हैं सहजीविता, उपपरजीविता, आंतरिक परजीविता, बाह्य परजीविता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा उपपरजीविता जो है एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित होने को कहते हैं। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को उपपरजीवित कहते हैं। परजीवी ऐसे जीव या पौधे जो किसी अन्य जीव या पौधों से घनिष्ठ समागम स्थापित करते हैं, उसके अंदर या ऊपर निवास करते हैं तथा बदले में कुछ दिए बिना उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। परजीवी परपोषी से भोज्य पदार्थ ग्रहण कर अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं और अंततः परपोषी को ही मार देते हैं। उदाहरण के लिए बहुत से कवक परजीवी होते हैं जो अन्य पौधों व जंतुओं में भयंकर रोग उत्पन्न करते हैं। अमरवेल भी परजीवी है, इनकी जड़ें नहीं होती हैं। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की कृमियां परजीवी होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, बैसिलस थुरिनजिएंसिस का उपयोग होता है जैविक खाद्य में, जैविक कीटनाशक में, रासायनिक खाद्य में, रासायनिक कीटनाशक में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा जैविक कीटनाशक में जो है हमारा इसका यूज होता है। आइए जान लेते हैं। बैसिलस थुरिनजिएंसिस एक बैक्टीरिया है। इसके जीन का प्रयोग जैविक कीटनाशकों में होता है। इसके जीन का नाम CRY-1 है। जेनेटिकली मॉडिफाइड पौधों में भी इस बैक्टीरिया के जीन का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, टू विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल ग्रुप्स सेल्यूलोज बिलोंग्स। निम्न में से किस रासायनिक ग्रुप से सेल्यूलोज संबंधित है? शर्करा से, प्रोटीन से, लिपिड से, न्यूक्लिक अम्ल से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा शर्करा से जो है हमारा सेल्यूलोज बिलोंग्स करता है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। सेल्यूलोज शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट से संबंधित है। सेल्यूलोज सभी पौधों की कोशिकीय संरचना में पाया जाता है। यह आहार फाइबर के रूप में जाने जाने वाला अपरिहार्य कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में आता है। इसका उपयोग कपड़ा उद्योग, प्राकृतिक कपास के रूप में तथा कागज, कार्डबोर्ड तथा वार्निश आदि के उत्पादन में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्णहरित यानी क्लोरोफिल द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? लाल का, पीले का, हरा का, नीले का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा लाल प्रकाश। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। पौधों में जल, प्रकाश, पर्णरहित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण का केंद्र है। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, नीला तथा लाल रंग को ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग में सबसे अधिक, बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है। प्रकाश रासायनिक क्रिया के दो अवस्था हैं। पहली प्रकाश रासायनिक क्रिया क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में संपन्न होती है। दूसरी रासायनिक प्रकाशीन प्रतिक्रिया क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत है। इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, श्वसन द्वारा, उत्स्वेदन द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। आइए जान लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। पेड़ पौधों में पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज लवणों में कार्बन यौगिक जिसे हम कार्बोहाइड्रेट्स के नाम से भी जानते हैं तथा ऑक्सीजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रकार पेड़ पौधों के हरे भाग और सौर ऊर्जा से प्रकाश अवशोषित करके कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में रहती है।
जो प्रकाश संश्लेषण का वह प्रक्रम जिससे हरे पेड़ पौधे अपना भोजन करने के लिए सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट्स के अणु में संचित हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा प्रयोग की जाती है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। पौधों में जल प्रकाश पड़ने कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण की प्रक्रिया संश्लेषण कहलाती है। यह हमने पढ़ लिया था। प्रकाश संश्लेषण की एक अपचयन की क्रिया है जिसमें जल का अपचयन ऑक्सीजन के बनने तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन शर्करा के निर्माण में होता है। अमोनिया गैस सर्वप्रथम 1771 में प्रीस्टले ने नौसादर यानी अमोनियम क्लोराइड को चूने के साथ गर्म करके प्राप्त की थी। अमोनिया एक क्षारीय गैस है तथा जल में घुलकर अमोनिया हाइड्रोक्साइड बनाती है। कृत्रिम रेशे व आंसू गैस बनाने में भी इस गैस का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन अत्यंत क्रियाशील गैस है। यह गैस कीटाणुनाशक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में भी प्रयोग की जा सकती है। चलिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैमल? निम्न में से कौन स्तनपायी नहीं है? डक बिल्ड प्लेटिप्स, चमगादड़, व्हेल, गोडावन यानी महान सारंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है हमारा मैमल नहीं है। मैमल इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो है हमारे एग प्रोड्यूस करता है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। यह एक राजस्थान का राज्य पक्षी है। भारत का सबसे संकटग्रस्त पक्षी माना जाता है। यह अंडे देते हैं और लगभग 1 साल तक चूजों का देखभाल करते हैं। डक बिल्ड प्लेटियस, चमगादड़, व्हेल ये सभी हमारे जो है स्तनपायी यानी कि मैमल्स है। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। द लेवल्स ऑफ विच विटामिन आर केप्ट हाई इन द पोल्ट्री फीड्स? किन विटामिनों की मात्रा मुर्गियों के भोजन में अधिक रखी जाती है? विटामिन ए और सी, विटामिन ए और विटामिन के, विटामिन बी और विटामिन सी, विटामिन सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा विटामिन ए और विटामिन के जो है मुर्गियों के खाने में इसकी मात्रा अधिक रखी जाती है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 29 क्वेश्चन। क्लास में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इसी तरह क्लास में बने रहने के लिए आप मेरे YouTube चैनल जीके ट्रैक्स जर्नी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।